गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री, वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और सिलेबस के अनुसार हमारा आज सेकंड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स का पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण बताने के बाद में एक एक फाइबर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसका इतिहास क्या है, उसका मैन्युफैक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। तो रेशों का वर्गीकरण सेकंड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। वस्त्रों को बनाने के लिए हमें तंतुओं की यानी धागे, रेशों की ज़रूरत होती है। तो वस्त्रों को बनाने के लिए जो तंतु काम में लिए जाते हैं वो तंतु और रेशे हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तो सिर्फ पेड़ पौधे से ही प्राप्त नहीं होते हैं, पेड़ पौधे के अलावा वो कीड़ों से भी प्राप्त होते हैं। जैसे जो सिल्क हम यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क अलग चीज़ है, लेकिन जो प्योर सिल्क होती है वो सेरिकल्चर के द्वारा कीड़ों के मुंह से, लार से वो धागे निकलते हैं। वो सिल्क में हम मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे। तो वो कीड़ों से सिल्क बनाई जाती है। उसके अलावा जानवर से मतलब जैसे भेड़ और इनसे उनका ऊपर के रोएं हटा के और ऊन बनाया जाता है। तो तंतु जो वस्त्र के लिए यूज़ होते हैं वो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, वो जानवरों से प्राप्त होते हैं और वो कीड़ों से प्राप्त होते हैं। इवन खनिज लवणों से भी प्राप्त होते हैं, जैसे सोने चांदी के तार या स्टील के तार या एस्बेस्टॉस के तार, जो वर्क वगैरह में काम में आते हैं या कई तरह के वस्त्र बनाने के काम में आते हैं। तो ये तंतु जो हैं वो कई साधनों से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस जो है, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल विज्ञान जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब एडवांस हो गई, इतनी प्रगति पे है कि सिर्फ जो ओरिजिनल तंतु कहीं से निकला है सिर्फ वही यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है। अगर वो खर्च हो गया तो उसके बाद में हम नेचुरल चीज़ लाएंगे ही कहाँ से, इसलिए भी ज़रूरत होती है। और फिर फैशन के अकॉर्डिंग भी सब चेंज होता रहता है और फिर वो पैसा भी उसमें जो आर्टिफिशियल होता है उसमें कम लगता है, क्योंकि वो जल्दी बनता है। और जो नेचुरल होता है वो बहुत महीनों में, साल में कोई चीज़ बनती है और उसके बाद में हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके कारण मनुष्य ने ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया कि जो तंतु हमको नेचुरल प्राप्त होते थे उनके अलावा भी उन तंतुओं को उन्होंने कृत्रिम तंतु के रूप में इजाद किया। मतलब उन्होंने एक मॉडिफाइड रूप में, एक रूपांतरित रूप में या फिर मिक्स करके और कुछ रेशे उन्होंने बनाए और उन्हें हम कृत्रिम तंतु के नाम से भी जानते हैं। मतलब दो दो रेशे बनाकर भी मिक्स किया तो वो एक मिक्स वाला मिश्रित तंतु हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा रूपांतरित करते हैं मॉडिफाइड रूप में, वो एक हो जाता है। और तीसरे तरह से कि अगर हम उसका केमिकल घोल बना के जो भी जैसे सूती वस्त्र के छोटे स्टेपल फाइबर्स हैं उनको केमिकल में घोल के फिर स्पिनरेट होता है, उसके छेद में से डाल दिया और फिर वो जो धागे निकल रहे हैं वो निकलते ही सूख जाते हैं और वो धागे का रूप ले लेते हैं। तो कोई भी चीज़ को कृत्रिम रूप से भी उन्होंने बनाया या फिर मॉडिफाइड रूप में भी या मिश्रित रूप में भी उन्होंने तंतुओं का निर्माण किया। तो इस तरह से तंतु जो हैं हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और हमारे संसार में तंतु दो प्रकार के होते हैं, दो वर्गों में बांटा है। एक नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक तंतु और एक होते हैं कृत्रिम तंतु यानी आर्टिफिशियल फाइबर, या फिर हम कृत्रिम तंतु को एक और नाम देते हैं मानवकृत तंतु, मैन मेड फाइबर, यानी आदमी द्वारा, मानव द्वारा कृत, मानव द्वारा बनाए हुए तंतु। तो तंतुओं को दो वर्गों में बांटा है। तो पहला वर्ग जो है वो है प्राकृतिक तंतु यानी नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो हैं अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तीन वर्गों में इनको डिवाइड किया गया है। पहला वर्ग है सेल्यूलोजिक एंड वनस्पति तंतु। सेल्यूलोज और वनस्पति तंतु यानी सेल्यूलोज और वेजिटेटिव फाइबर्स जो हैं वो नेचुरली ही प्राप्त होते
हैं। और सेल्यूलोज और वनस्पति जो तंतु हैं उनके अंदर जो सेल्यूलोज पेड़ पौधे के अंदर से निकल रहा है, जब हमने फूड्स एंड न्यूट्रिशन कभी पढ़ा था तो उसमें हमने देखा कि एक पॉलीसैकेराइड होता है जो एक कार्बोहाइड्रेट तो है, वो हम खा भी लेते हैं, मतलब किसी भी छिलके के रूप में या फिर किसी फ्रूट के कवर के रूप में हमारा पेट भी भर जाता है, लेकिन उससे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो सेल्यूलोज है वो सिर्फ जो गाय बैल भेड़ बकरी जो भी जानवर होते हैं उनमें सेल्यूलेज एंजाइम होता है, तो वो उसको पचा लेता है। तो जो जानवर खा लेते हैं वो ठीक है, बाकी जो पेड़ पौधे के तने पत्ते जो उनका जड़ें उनसे जो तंतु प्राप्त होते हैं वो सब ही सेल्यूलोजिक है। तो सेल्यूलोज और वनस्पति जो तंतु होते हैं उससे जो तंतु या वस्त्र प्राप्त होते हैं वो होते हैं कपास, यानी कॉटन के वस्त्र बनते हैं कॉटन के तंतु से। लिनन तंतु, लिनन या फ्लैक्स। तीसरा है जूट, चौथा हेम्प और नारियल की जटा यानी कॉयर। कॉयर से वैसे तो पहनने वाले कपड़े तो नहीं बनते हैं, कोई सजाने की वस्तु बन सकती है या फिर कोई सोफ़ा के नीचे गद्दी बनानी हो या गद्दा बनाना हो, इस तरह से बन सकते हैं। तो ये सेल्यूलोजिक फाइबर होते हैं, कपास, लिनन, जूट, हेम्प और नारियल की जटा। और प्राकृतिक तंतु में ही दूसरा वर्ग जो है वो है जानतर एंड प्रोटीन तंतु, यानी एनिमल एंड प्रोटीन फाइबर, जो एनिमल से प्राप्त हो रहा है। और एनिमल में भी जो प्रोटीन पार्ट जो है उसका प्रोटीन वाले पार्ट से उनको प्राप्त हो रहा है। तो जैसे रेशम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बाद में रेशम जब पढ़ेंगे, सिल्क जब पढ़ेंगे तब है कि वहाँ से एक फाइब्रिन निकलता है, उसके जो दो मतलब ग्रंथियों की लार में से फाइब्रिन के साथ वहाँ एक सेरेसिन चिपकने वाला पदार्थ भी होता है। तो फाइब्रिन एक प्रोटीन है और सेरेसिन एक चिकना वाला मतलब चिपकने वाला वो है पदार्थ है, तो वो उसको चिपकाता रहता है और वो कोकून बन जाता है। वो हम उस समय पढ़ेंगे जब हम सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। तो रेशम जो है वो प्रोटीन तंतु है, यानी जानतर यानी एनिमल से प्राप्त है। और उसके अलावा ऊन जो है वो भी जानवरों से यानी जानतर प्रोटीन है। हम ऊन जब पढ़ाएंगे तब उसमें भी बहुत सारे बताएंगे कि ऊन हम बकरी से भी प्राप्त कर सकते हैं, खरगोश से भी, ऊँट से भी, भेड़ से भी। तो कई सारे जानवर होते हैं, उनकी ऊन जो ऊपर के जो फर उनके जो बाल होते हैं उनको हम ऊन की तरह यूज़ करते हैं। तो ये भी प्राकृतिक ही है। उसके अलावा प्राकृतिक तंतु तीसरा जो है वो खनिज तंतु होते हैं। खनिज तंतु में गोल्ड होता है, सोने के तार होते हैं, चांदी यानी सिल्वर, फिर एस्बेस्टॉस और स्टील, इनके तारों को भी काम में लिया जाता है। ये तो है नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक तंतु जो 3 वर्गों में बांटे गए हैं। उसके बाद में जो तंतु 2 तरह के थे, एक प्राकृतिक, ये प्राकृतिक के बारे में हो गए तीनों। दूसरा है मैनमेड फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम तंतु जो आदमी ने कृत्रिम रूप से बनाए हुए हैं, वो 2 तरह के होते हैं। वो भी 2 तरह के डिवाइड किए हैं। एक होते हैं सेल्यूलोजिक और एक होते हैं ताप सुनम्य तंतु या रासायनिक तंतु। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि भाई स्टेपल फाइबर्स है, कॉटन के छोटे छोटे से तंतु हैं, अब वो काम में नहीं आ रहे हैं तो उनको घोल बना लिया, घोल केमिकल में घोल के और फिर स्पिन रेट में से निकाल लेते हैं, वो धागे बन जाते हैं और उन धागों से काम करते हैं। तो वो जो कॉटन वाला यानी सेल्यूलोज का धागा था उससे कृत्रिम तंतु। तो रेयॉन और एसीटेट जो होते हैं वो कॉटन वाले ही फाइबर होते हैं, लेकिन वो थोड़े फाइनर होते हैं क्योंकि आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं। सेम उनकी चौड़ाई और धागे लंबे और चिकने और इस तरह से होते हैं, क्योंकि जो आदमी आर्टिफिशियली बना रहा है तो वो उसके ऊपर कंट्रोल रख सकता है, मशीन के ऊपर और सब। तो रेयॉन और एसीटेट जो हैं वो सेल्यूलोजिक फाइबर हैं, लेकिन वो आदमी के द्वारा कृत्रिम आर्टिफिशियली रूप में बनाए गए हैं। फिर दूसरा जो है वो ताप सुनम्य तंतु यानी थर्मोप्लास्टिक फाइबर। तो थर्मोप्लास्टिक मैनमेड ही बनाया है और दूसरा रासायनिक, मतलब दोनों ही नाम है इसके, रासायनिक तंतु यानी केमिकल फाइबर या थर्मोप्लास्टिक फाइबर ताप सुनम्य तंतु। इसके लिए भी
कुछ पदार्थ को केमिकल में घोल के और फिर निकाला जाता है, और ये नमी को नहीं सोख सकते हैं, ये बहुत सिंथेटिक, लेकिन इनकी भी ज़रूरत होती है। आप कहीं दूर घूमने जा रहे हैं, जल्दी कपड़े धो के सुखाने हैं, कम जगह है, कम वज़न ले जाना है, तो वो वाले कपड़े भी ज़रूरत होती है, इसलिए इन कपड़ों का भी, इन तंतुओं का भी ईजाद हुआ है। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है, पहला सेल्यूलोज में रेयॉन और एसीटेट हो गया, दूसरा है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में एक होता है नायलॉन, दूसरा डेक्रॉन, टेरिलीन और ऑर्लोन। सबसे ज़्यादा तो नायलॉन और टेरिलीन जो है पॉलिएस्टर फाइबर, ये सबसे ज़्यादा संसार में काम आता है, क्योंकि बहुत दिन तक घिसता भी नहीं है, फिर सस्ता पड़ता है और इजी टू रीच, मतलब हर आदमी के पॉकेट के अनुसार ये हम खरीद सकते हैं। कॉटन को खरीद भी लेंगे तो वो जल्दी फट जाएगा, उसका मेंटेनेंस नहीं होता, इनका मेंटेनेंस कम होता है। तो इस तरह से तंतुओं को दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक को वापस से तीन में बांटा है, सेल्यूलोज और वनस्पति तंतु में कपास, लिनन, जूट, हेम्प और नारियल की जटा। दूसरा प्राकृतिक तंतु जानता हुआ प्रोटीन तंतु, रेशम यानी सिल्क और वुल यानी ऊन। तीसरा है खनिज तंतु, सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस और स्टील के तार। दूसरा कृत्रिम तंतु, कृत्रिम तंतु को दो में बांटा हुआ है। सेल्यूलोज के जो तंतु हैं वो है रेयॉन और एसीटेट, और तापसुनमी और रासायनिक तंतु में नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन और ऑर्लोन। तो ये सब जो है वो रेशों का वर्गीकरण है। अब एक एक रेशे के बारे में हमारे सिलेबस के अनुसार हम इनका इतिहास पढ़ेंगे कि किस तरह से इनको ये पुराना इनका किस तरह से इनको खोजा गया था, फिर उनको मैन्युफैक्चर कैसे किया गया, निर्माण कैसे किया गया, और फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भौतिक और रासायनिक दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। अब मैं इसी में ही आज शुरू कर रही हूँ सेल्यूलोज एंड वेजिटेटिव फाइबर्स, यानी सेल्यूलोज और वनस्पति तंतु। इनमें पहला है कपास, दूसरा लिनन, जूट वगैरह। तो सबसे पहले मैं कपास यानी कॉटन के फाइबर के बारे में हम आज शुरू कर रहे हैं। तो कपास के बारे में हम सबसे पहले उसका ओरिजिन यानी इतिहास हम देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि जो कपास है उसका इतिहास क्या है, वो बहुत पुराना है। करीब 3000 वर्ष पूर्व से कपास यूज होता है, उत्पादित होता है, और वो इसलिए पता चला कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वहाँ भी सूती वस्त्रों के अवशेष मिले, और वहाँ उन अवशेषों को देखने के बाद पता चला कि सूती वस्त्र तो इतने सालों पहले भी यहाँ उत्पादित होते थे और यूज होते थे। तो इसलिए 3000 वर्ष पुराना है इसका इतिहास, और भारत को ही सूती वस्त्र का जन्मदाता कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा भी एशिया में भारत के पास ही कपास का उत्पादन होता है। उसके बाद में अगर हम देखें कि बौद्ध काल में एक बनारस और ढाका के वस्त्र होते थे, तो बनारस और ढाका के वस्त्र भी सूती वस्त्र ही होते हैं, वो भी उस समय से बहुत प्रसिद्ध हैं। बल्कि ढाका की मलमल के लिए तो ये भी कहते थे कि एक अंगूठी में से एक पूरा ढाका की मलमल का थान निकाल लिया जाता था, क्योंकि वो इतने पतले धागे होते थे, पतले धागे से थान बना हुआ होता था। लेकिन उस समय जो बुनाई होती थी, वीविंग होती थी, वो हाथों से हैंडमेड होती थी। तब मशीनें नहीं होती थी, या फिर करघा होता था, हाथ से ही बनाते थे उसको, करघे से करते थे। आजकल तो मशीनें होती, मशीनों में ताना बाना सब होता है और अपने आप बुनता जाता है, डिज़ाइनिंग वगैरह उसमें डाल देते हैं, कंप्यूटर से होता है। लेकिन उस समय हाथों से बुनाई होती थी, और कपास के लंबे लंबे मीलों लंबे धागे बनाया करते थे। मीलों लंबे इसलिए कि जितना लंबा धागा होएगा उतना ही कोमल, महीन और मजबूत वस्त्र बनेगा। कपास का जितना लंबा धागा है उतना कोमल, महीन और मजबूत वस्त्र होता है। लेकिन जितने छोटे धागे होते हैं, स्टेपल फाइबर्स होते हैं, तो उनमें उनको एक एक दूसरे को जोड़ने के लिए ऐंठन दी जाती है, ट्विस्ट किया जाता है, और उससे फिर क्या है कि थोड़ा सा रफ, थोड़ा मोटा सा कपड़ा बनता है कॉटन का, जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे। और कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो अमेरिका, रूस, चाइना और इंडिया यानी भारत में होता है। ये इसका छोटा सा इतिहास है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कपास का उत्पादन पढ़ेंगे। थैंक यू।